नमस्कार साथियों, एक बार फिर आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। हम हमारे पुराने वीडियो में चर्चा कर रहे थे मानव के आर्थिक क्रियाकलापों की। मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, विभिन्न आधारों पर मानव की आर्थिक क्रियाओं को किन किन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं और प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर भी मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं, इन सभी की हमने हमारे पुराने वीडियो में चर्चा की थी। देखिए, प्राथमिक क्रियाकलापों में सबसे आदिम जो कार्य था वो आखेट और शिकार की प्रक्रिया थी। आखेट और शिकार की प्रक्रिया के पश्चात मानव ने जो दूसरा महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य करना सीखा वो पशुचारण था। पशुचारण क्या होता है, वर्तमान संदर्भ में इसका क्या महत्व है, पशुचारण कैसे किया जाता है, पशुचारण किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, पशुचारण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, इनकी चर्चा हम हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, पशुचारण होता क्या है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था वो या तो आखेट करता था या वस्तुओं का संग्रहण करके अपना जीवन यापन करता था। इसी दौरान उसने अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा, पशुओं को देखा। उसने सोचा कि इन पशुओं का मैं अपनी आखेट और शिकार की प्रक्रिया के लिए उपयोग करता हूँ। तो अनायास ही कुत्ते जैसा पशु या कुत्ता उनके पास आया होगा, मानव के साथ रहने लगा होगा, थोड़ा बहुत जो आखेट से प्राप्त सामग्री खाने के बाद बच जाती होगी वो उस कुत्ते को डाल दिया जाता होगा, तो कुत्ता खा लेता होगा, चोरी छिपे खा लेता होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने मनुष्य के साथ रहना सीख लिया। अब जब वो मनुष्य के साथ रहने लग गया तो मानव की जो सामग्री थी उसकी रक्षा करने लग गया, सुरक्षा करने लग गया, क्योंकि कुत्ता मानव का क्या हो गया, वफादार हो गया। तो आदिम मानव ने जब इस चीज़ को नोट किया होगा तो उसके दिमाग में आया होगा, क्यों नहीं मैं पशुओं को पालना चालू कर दूँ। तो सबसे पहले उसने ऐसे पशुओं को पालना चालू किया जो उसके लिए लाभदायक थे, जिनसे वो किसी प्रकार की कच्ची सामग्री प्राप्त कर सकता था, और वहीं से पालतू पशु की जो प्रक्रिया थी वो क्या होगी, प्रारंभ हो गई। जैसे समय व्यतीत हुआ, पालतू पशुओं के साथ साथ अब उनको चारा चराना है, भोजन कराना है। तो ऐसी प्रक्रिया के लिए मनुष्य ने क्या किया, पशुओं को चारण वाले जो क्षेत्र जहाँ पे उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन के लिए चारा मिल सकता है उन क्षेत्रों में ले जाकर उनको चराना प्रारंभ कर दिया। तो मानव ने आखेट पर निर्भर रहने वाले दशा में ये महसूस किया कि आखेट से जीवन का पर्याप्त या सुचारू रूप से निर्वहन नहीं किया जा सकता, तो उसने पशुओं का पालन चालू कर दिया और वहीं से पशुचारण की प्रक्रिया का सूत्रपात हो गया। वर्तमान आधुनिक युग तक आते आते पशुचारण की जो प्रक्रिया है एक व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है, और आज तो पशुओं का चारण व्यापारिक स्तर पर भी किया जाता है। इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में पशुओं को व्यापारीकरण के दृष्टिकोण से भी पालने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। तो पशुचारण की जो प्रक्रिया है ये विश्व के सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं मिलती। कहीं पर ये कम देखने को मिलती है, कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती है। पशुचारण में पशुओं का जो प्रकार होता है वो भी अलग अलग होता है। कहीं पर गाय पाली जाती है, कहीं पर भैंस पाली जाती है, कहीं पर बकरियां पाली जाती है, कहीं पर ऊँट पाले जाते हैं, कहीं पर घोड़े पाले जाते हैं, कहीं पर खच्चर पाले जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में पशुचारण की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो भौगोलिक कारक और तकनीकी विकास के जो कारक हैं वो पशुपालन व्यवसाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो वर्तमान में जो पशुओं का पालन किया जाता है वो व्यापारिक स्तर पर किया जाने लगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में पशुचारण की प्रक्रिया में जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उन भिन्नताओं को आधार मानकर पशुचारण की प्रक्रिया को आप चलवासी पशुचारण के रूप में और व्यापारिक पशुचारण दो रूपों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। दो मेन क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, तो उनमें दोनों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है चलवासी, यानी कि
पशुओं को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर चराने की जो प्रक्रिया है, स्थान बदल बदल कर चराने की जो प्रक्रिया है, वो चलवासी पशुचारण के रूप में जानी जाती है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाहन व्यवसाय रहा है। आदिम काल से ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर करता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी की तलाश में और चारागाह की उपलब्धता वाले जो क्षेत्र थे उनकी गुणवत्ता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाता था। तो पशुओं का इस प्रकार से स्थान बदल बदल कर चराने की जो प्रक्रिया रही, वही चलवासी पशुचारण के रूप में हमारे सामने निकल कर आई। अब पशुचारक जो वर्ग होते हैं उनके अपने अपने क्षेत्र होते हैं कि कहाँ कहाँ पशुओं को चराना है, निश्चित क्षेत्र करके। तो अलग अलग चलवासी वर्गों के अलग अलग पशुचारक क्षेत्र भी हमें देखने को मिलते हैं। साधारण शब्दों में यदि हम पशुचारण का अर्थ समझें और चलवासी पशुचारण का अर्थ समझें। हाँ तो बच्चों, किसी कारणवश हमारा जो वीडियो था बीच में ब्रेक हो गया था। हम चर्चा कर रहे थे, चलवासी पशुचारण की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने आपको पाठ बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर अपने पशुओं को चराने की जो प्रक्रिया होती है वो चलवासी पशुचारण के रूप में जानी जाती है। अब वर्तमान में भी ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है, यानी हम देखें कि वर्तमान में भी वैश्विक स्तर पर पशुपालन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो कहाँ कहाँ ऐसी प्रक्रिया संपन्न होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि पशुओं का जो चारण किया जाता है, पशु चारण की जो प्रक्रिया होती है वो विश्व के उन्हीं भागों में मुख्य रूप से की जाती है जहाँ पर धरातलीय दशाएं प्रतिकूलताओं को दर्शाती हैं। यानी या तो ऊबड़ खाबड़ स्थिति होने वाली है, या जंगल होने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा मरुस्थलीय दशाएं होने वाली हैं, या बहुत ज़्यादा बरसात की स्थिति होने वाली है। तो वर्तमान में जो पशुओं का पालन किया जाता है, पशुचारण का जो कार्य किया जाता है, वो मुख्य रूप से तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, एंडीज़ के पर्वतीय भागों में, और आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें विशेष रूप से पशुचारण का कार्य किया जाता है। पशुओं को स्थान बदल बदल कर चराने की जो प्रक्रिया है चलवासी पशुचारण, उसके 3 प्रमुख क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्षेत्र होता है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक का क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। दूसरा जो मेन चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है यूरोप और एशिया का क्षेत्र है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो चलवासी पशुचारण के वर्तमान में 3 मेजर एरिया हमें देखने को मिलते हैं। पहला उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक का क्षेत्र। दूसरा यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप वाला जो भाग है। ये तीनों वर्तमान में चलवासी पशुचारण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाते हैं। अब पशुचारक करते क्या हैं, स्थान क्यों बदलते हैं, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों ले जाते हैं। देखिए, जब किसी स्थान पर पशुचारक अपने पशुओं को चराते रहते हैं तो कुछ समय बाद में वहाँ का चारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब वहाँ का चारा समाप्त हो जाता है तो पशुओं को चराने के लिए अब चारे की आवश्यकता तो होगी। तो पशुचारक क्या करेंगे, ऐसे नए क्षेत्रों की ओर जाएंगे जहाँ पे चारा विद्यमान है या फिर जहाँ आसानी से जल की उपलब्धता होती है। तो नए नए चारा क्षेत्रों की तलाश और जल क्षेत्रों की खोज में चारागाह चरगाए जाते हैं, चरवाए जाते हैं। और ऐसी किसी स्थिति के कारण पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता रहता है। आपने हमारे राजस्थान में एक चीज़ देखी होगी, जैसे ही ग्रीष्म काल आता है, राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर ग्रीष्म काल के दौरान नमी लगभग समाप्त सी हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। तो जो छोटी मोटी झाड़ियाँ, घास फूस, कपड़े जो मिलता है वहाँ पे, वो लगभग समाप्त सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी राजस्थान के जो पशु चराने वाले लोग हैं, विशेष रूप से भेड़, बकरी और गाय चराने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर आ जाते हैं। अब पूर्वी राजस्थान में क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में नमी ज़्यादा होती है, इसी कारण यहाँ पे घास फूस या छोटी मोटी झाड़ियाँ उगी रहती हैं।
वो पशु पश्चिमी राजस्थान से अपने पशुओं को लेकर कहाँ की ओर आते हैं, पूर्वी राजस्थान की ओर आते हैं। और जैसे ही वर्षा काल चालू होता है वापस वो अपने पशुओं को पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिम राजस्थान की ओर चले जाते हैं। तो हमारे राजस्थान में ऐसे ग्रीष्मकाल के दौरान आवागमन करने वाले ऐसे पशुचारक वर्ग को हम साधारण भाषा में मारवाड़ी ये बोलते हैं, क्योंकि मारवाड़ से आते हैं इसलिए मारवाड़ी का कह दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों और उपध्रुवीय क्षेत्रों में भी पशुचारण के लिए चलवासी स्थानांतरण होता है। चलवासी पशुचारण की प्रक्रिया संपन्न होती। होता क्या है, जब ग्रीष्मकाल आता है तो उपध्रुवीय क्षेत्रों में नमी थोड़ी कम हो जाती है और उसकी तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में थोड़ी नमी ज़्यादा होती है। तो वहाँ जो काई वगैरह, एल्गी वगैरह, लाइकेन, शैवाल उगे रहते हैं। उपध्रुवीय क्षेत्रों के लोग, या फिर हम ऐसा कहें कि जो घास प्रदेशी क्षेत्रों के लोग हैं, घास समाप्त होने के बाद में उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शीतकाल आता है, अत्यधिक ठंड हो जाती है, तो वापस वो क्या करते हैं, ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों से जो घास प्रदेश क्षेत्र उनकी ओर आ जाते हैं। तो मौसमी दशाओं के आधार पर इस प्रकार से अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी की तलाश में ले जाना और लाना और चराना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है चलवासी पशुचारण के रूप में जानी जाती है। नए चारागाहों की खोज में पशुचारक क्या करते हैं, समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भागों से ये लोग पर्वतीय चारागाहों की ओर चले जाते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था, क्योंकि ग्रीष्मकाल के दौरान मैदानी भागों में जो घास वगैरह होती है लगभग समाप्त सी हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत पर्वतीय भागों में ज़्यादा पशु नहीं पाए जाते, तो वो वहाँ जो घास होती है उपयोग नहीं होने के कारण शेष बची रहती है। तो मैदानी भागों से लोग अपने पशुओं को चराने के लिए पर्वतीय भागों की ओर ले जाते हैं। कब? ग्रीष्मकाल के दौरान। पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की ओर, अब जैसे ही बरसात का सीजन प्रारंभ हो गया या फिर हम ऐसा कहें शीतकाल प्रारंभ हो गया, तो पर्वतीय क्षेत्रों से वापस ये लोग अपने पशुओं को कहाँ लेकर आ जाते हैं, मैदानी भागों की ओर लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार से मौसम के आधार पर पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर चराने और वापस लाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऋतु प्रवास के नाम से जानी जाती है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भूटिया, ये सारी ऐसी जनजातियां हैं जो ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर अपने पशुओं को चराने के लिए लेकर जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों के द्वारा अपने पशुओं के साथ में प्रवास किया जाता है। चलवासी पशुचारण की जो प्रक्रिया रही वो समय के आधार पर संपन्न हो रही है, मौसम के आधार पर संपन्न हो रही है। ऐसी पूरी की पूरी प्रक्रिया चलवासी पशुचारण के रूप में जानी जाएगी। चलवासी पशुचारण जो होता है नए क्षेत्रों की खोज में होता है, चाहे वो पानी के उद्देश्य से नए क्षेत्र की खोज की गई हो या फिर चारे के लिए नए क्षेत्र की खोज की गई हो। तो ये पूरी प्रक्रिया चलवासी पशुचारण के रूप में होती है। अब वर्तमान संदर्भ में हम देखें चलवासी पशुचारकों की संख्या में क्या परिवर्तन आया है। देखिए, चलवासी पशुचारकों की संख्या अब दिनों दिन घटती जा रही है और इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में भी धीरे धीरे क्या होती जा रही, कमी आती जा रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं। क्या क्या कारण है? पहला, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। दूसरा, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। देखिए, पहले वाले की चर्चा करते हैं, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। आज क्या हो गया है, अलग अलग राज्य या अलग अलग देश अपनी सीमाओं के अधीन ही लोगों को आने जाने की छूट प्रदान करते हैं। तो एक तो ये होगी कि जो क्षेत्र निश्चित हो गया उसी के अंदर आपको अपने पशुओं को चराना है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। दूसरा, वर्तमान में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में सरकारों के द्वारा चारागाह जो क्षेत्र थे वो धीरे धीरे नष्ट किए जा रहे हैं और उन चारागाह क्षेत्रों पर मानव के निवास के लिए बस्तियां बसाई जा रही हैं। तो जैसे जैसे नई नई बस्तियां बसती जा रही हैं वैसे वैसे चारागाह क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और जैसे जैसे चारागाह क्षेत्र कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे पशुचारण का क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। तो ऐसी इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण चलवासी पशुचारण की जो प्रक्रिया है, चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र वो भी प्रभावित हो रहा है। इसी कारण दिनों दिन चलवासी पशुचारण की प्रक्रिया में हमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये पहला प्रकार था पशुचारण की प्रक्रिया का, पहला प्रकार था चलवासी पशुचारण। दूसरा जो टाइप आया, दूसरा जो प्रकार आया
वाणिज्य पशुधन पालन। देखिए शाब्दिक अर्थ को समझिए, पशुधन पालन, पशुओं को पालना, कॉमन सी बात है, चलवासी पशुचारण में भी था, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक नया शब्द जुड़ गया वाणिज्य, यानी कि पशुओं को पालने की प्रक्रिया जब व्यापार के दृष्टिकोण से की जाए, खरीदने बेचने के लिए की जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुधन पालन के नाम से जानते हैं। चलवासी पशुचारण की उपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान होता है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और इसमें होता क्या है कि पशुओं को चराने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। ये फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके बनाए जाते हैं। इन फार्म में चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, चाहे तारों की बाड़ या फिर हम माने की कटीली झाड़ियों की, किसी प्रकार से बाड़ लगाकर उनको अलग अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाए, यानी कि एक बाड़े से दूसरे बाड़े में सेट कर दिया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। जितना बड़ा चारागाह क्षेत्र होगा पशुओं की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना छोटा चारागाह क्षेत्र होगा पशुओं की संख्या उतनी ही कम होती है। तो साधारण सी चीज़ हमारे सामने निकल के आई कि मानव के द्वारा जब पशुओं का पालन या पशुचारण की प्रक्रिया उनको खरीदने बेचने के दृष्टिकोण से या व्यापार के दृष्टिकोण से की जाने लगे तो समझ लेना चाहिए ऐसी जो पशुधन पालन की जो प्रक्रिया होगी वो वाणिज्य पशुधन पालन के रूप में होगी, व्यापारिक पशुधन पालन के रूप में होगी। और ये व्यापारिक पशुधन पालन की जो प्रक्रिया होती है एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, एक विशेषता ली हुई युक्त गतिविधि होती है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यानी कि एक क्षेत्र में एक ही प्रकार के पशुओं को पालने पर बल दिया जाता है। अब चाहे वो भेड़ के रूप में हो, चाहे वो बकरी के रूप में हो, चाहे गाय बैल के रूप में हो, चाहे घोड़े के रूप में हो, तो पशुओं को पालने की जो प्रक्रिया है वो विशिष्ट संस्कृति को दर्शाती है। किसी एक क्षेत्र में एक ही पशु विशेष की प्रजातियां देखने को मिलती हैं या एक ही प्रकार के पशु की प्रधानता देखने को पाई जाती है। अब व्यापारिक पशुधन पालन जो वर्तमान में किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, व्यापारिक पशुधन पालन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, या तो मांस की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या खाल प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या ऊन प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या फिर हम देखेंगे ऊन प्राप्ति के लिए या दूध प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या विभिन्न प्रकार का खाद्य प्राप्त करने के लिए। तो व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुधन पालन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे उद्देश्य निहित होते हैं। आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के कारण भोजन संबंधी जो आपूर्ति है उसमें कमी देखने को मिलती है और उसी कारण विश्व के अधिकांश जो लोग हैं मांसाहार का सेवन करने लगे हैं और मांसाहार का सेवन करने के कारण पशुओं का व्यापारिक दृष्टिकोण से पालना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज आप देख रहे हैं अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाइना, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूअर पालन की प्रक्रिया, मुर्गी पालन की प्रक्रिया विशिष्ट रूप से की जाने लगी। तो यहाँ पशुओं को पालने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मांस की प्राप्ति करना या खाल की प्राप्ति करना। दूसरी ओर चलते हैं हम, ओसानिया महाद्वीप में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नामक दो अच्छे देश हैं, दो बड़े देश हैं या दो महत्वपूर्ण देश हैं। इन दोनों देशों में भी पशुओं का व्यापारिक दृष्टिकोण से पालन किया जाता है, लेकिन यहाँ जो पशुओं का पालन किया जाता है उसका उद्देश्य अलग हो जाता है। आप अमेरिकन और चाइनीज़ कंट्रीज़ में, चाइना में देख रहे थे पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य था मांस की प्राप्ति था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पशुओं को पालन का व्यापारिक स्तर पर पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य है उनसे ऊन प्राप्त करना या दूध प्राप्त करना, दुग्ध की प्राप्ति हेतु या ऊन की प्राप्ति हेतु पशुओं को पाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से भेड़ें पाली जाती हैं। भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊन की प्राप्ति। आप हमारे भारत की चर्चा कर लीजिए। हमारे भारत में भी व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुओं को पाला जाता है खरीदने बेचने के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज आप जहाँ भी छोटे सामान्य स्तर पर भी जाएंगे, भारत में दूध की प्राप्ति हेतु पशुओं का बड़े स्तर पर खरीद बेचान या आयात जो क्रय विक्रय किया जाता है, चाहे वो गाय के रूप में हो, चाहे वो भैंस के रूप में हो, या दुग्ध प्राप्ति हेतु पशुओं को पाला जाता है। और जैसी डेयरी फार्मिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, डेयरी फार्मिंग ने दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया के लिए पशुओं को व्यापारिक स्तर पर पालने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है और आज व्यापारिक स्तर पर दिनों दिन जो पशुचारण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है।
इस मैप में आप वो पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं जहाँ पर पशुओं को व्यापारिक दृष्टिकोण से पाला जाता है और चलवासी पशुचारण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आप देख रहे हैं एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का जो अपर एरिया है ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में, वहाँ चलवासी पशुचारण की प्रक्रिया मुख्य रूप से हो रही है। तिब्बत के आसपास ये जो आप देख रहे हैं पामीर की गांठ के आसपास का एरिया मध्य एशिया में, यहाँ याक वगैरह पाले जाते हैं। तो ये है अरब जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊँट वगैरह विशेष रूप से पाले जाते हैं। अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पशुचारण की प्रक्रिया की जाती है। तो उद्देश्य चाहे कोई भी रहा हो, जीवन निर्वहन उद्देश्य रहा हो या व्यापारिक प्रक्रिया उद्देश्य रही हो, विश्व के अलग अलग भागों में दोनों प्रकार से पशुचारण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। चलवासी पशुचारण के रूप में और दूसरा व्यापारिक पशुचारण के रूप में हमें पशुओं को चराने की, पशुओं को पालने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये हमारा पशुचारण का या पशुपालन वाली जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।